चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस में राष्ट्रीय आय पार्ट 2 क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपको इसमें वीडियो में अपलोड कर दिया है और प्ले लिस्ट में आपको राष्ट्रीय आय चैप्टर के 2 पार्ट के साथ साथ राष्ट्रीय आय क्वेश्चन प्रैक्टिस के 2 पार्ट भी इसमें मिल जाएंगे और आप पहले चैप्टर उसमें पढ़िएगा, उसके बाद ये प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए पार्ट 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पार्ट 2 का क्वेश्चन पहला मेरे सामने है, राष्ट्र की संपदा में इनमें से किसको शामिल नहीं किया जाता। किसी राष्ट्र की जो संपदा होती है इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं होता। ऑप्शन ए खान यानी कि माइंस, ये किसी राष्ट्र की संपदा होते हैं। बांध यानी कि डैम, ये भी किसी राष्ट्र की संपदा होते हैं। लेकिन मुद्रा आपूर्ति जो है यह राष्ट्र की संपदा नहीं होती। पशुधन भी राष्ट्र की संपदा होते हैं। किसे शामिल नहीं किया जाता? मुद्रा आपूर्ति को। मुद्रा की आपूर्ति जो है ये किसी राष्ट्र की संपदा नहीं है, क्योंकि संपदा वह होती है जिससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम होती है। मुद्रा अपने आप में कोई संपत्ति नहीं है। मुद्रा से हम उन वस्तुओं का लेन देन कर पाते हैं जिन वस्तुओं से हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो आंसर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के आकलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन से कथन सही हैं। सही कथन का चुनाव करना है जो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में सही है। जरा देखना है आपको। पहला है, भारतीय दूतावासों में कार्य कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी हैं। यानी कि भारत के जो दूतावास जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनमें काम करने वाले विदेशी भारत के सामान्य निवासी हैं। यह कथन सही है। जैसे अमेरिका में भारत का दूतावास है, उनमें कुछ भारतीय भी काम करते हैं और विदेशी भी काम करते हैं, लेकिन वे विदेशी किसके लिए काम कर रहे हैं? भारतीय दूतावास में काम कर रहे हैं, तो भारत के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय दूतावास अमेरिका जाने वाले और अमेरिका से भारत आने वाले लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। और इस अमेरिका में स्थित इस भारतीय दूतावास का राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो भारत सरकार के राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने के कारण ये विदेशी भारत के सामान्य निवासी की भांति ही माने जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। दूसरा है, भारत में अवस्थित WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आदि के कार्यालय में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी नहीं है। समझिएगा, ये जो संगठन है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये भारत में काम तो कर रहे हैं लेकिन भारत के लिए काम नहीं कर रही है। इनका जो राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण है वो भारत के पास नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी निगरानी और नियंत्रण होता है। इसलिए भारत में स्थित इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करने वाले विदेशी भारत के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। ये भी सही है। भारत में विदेशी दूतावासों में कार्य कर रहे भारतीय भारत के सामान्य निवासी नहीं है। जैसे भारत में कोई विदेशी दूतावास है, मैंने उदाहरण दिया अमेरिका का। अगर भारत में कोई अमेरिकी दूतावास है उसमें भारतीय काम कर रहे हैं, तो ये भारतीय किसके लिए काम कर रहे हैं? ये अमेरिकी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास पर अमेरिकी सरकार का राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण होगा। तो इन संगठनों में काम करने वाले भारतीय भारत के सामान्य नागरिक नहीं माने जाएंगे, बल्कि इनके द्वारा कमाया गया धन अमेरिका के जीएनपी राष्ट्रीय आय में शामिल माना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा पॉइंट गलत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है? आधार वर्ष, बेस ईयर क्या है? तो बेस ईयर के बारे में बहुत डिटेल से वीडियो में बताया गया है। ऑप्शन ए, जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना करने के लिए किया जाता है। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना करने के लिए किया जाता है। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना करने के लिए किया जाता है। और जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना करने के लिए किया जाता है। आधार वर्ष के बारे में मैंने वीडियो में आपको बताया है कि आधार वर्ष के अनुसार, यानी कि जब किसी देश के जीडीपी की गणना उस देश के आधार वर्ष के मूल्यों से की जाती है तो रियल जीडीपी प्राप्त होता है। और यहाँ पर रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी यहाँ पर है। और जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग
रियल जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है उसे आधार वर्ष कहते हैं। आंसर सी राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत का आधार वर्ष क्या है? 2011-12, यानी कि वर्ष 2011-12 की कीमतों को आधार बनाकर जब वर्तमान जीडीपी का मूल्य निकाला जाता है तभी हमें वास्तविक जीडीपी प्राप्त होती है, तो इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। मैंने नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में बताया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से किसे जीएनपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें ये जो आपके पास 4 पॉइंट हैं, इन 4 में से कौन कौन आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये नेशनल प्रोडक्ट है, राष्ट्रीय आय है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इनमें से क्या क्या शामिल किया जाएगा। पॉइंट 1 उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं। पॉइंट 2 सकल निजी यानी कि प्राइवेट घरेलू निवेश। ऑप्शन पॉइंट 3 सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाएं। और चौथा पॉइंट है विदेशों से निवल आय। निवल का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, तो चलिए क्या क्या इसमें शामिल किया जाएगा। उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं शामिल की जाएंगी, बिल्कुल शामिल की जाएंगी। सकल निजी घरेलू निवेश यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर द्वारा जो भी देश में निवेश किया गया है, घरेलू निवेश यानी कि देश के अंदर जो निवेश किया गया है वो भी जीएनपी में शामिल किया जाएगा। सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं सेवाएं, चाहे सरकार द्वारा उत्पादित हो या प्राइवेट सेक्टर द्वारा उत्पादित हो, देश की आर्थिक सीमाओं के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है उसे जीएनपी में भी शामिल किया जाएगा और जीडीपी में भी शामिल किया जाएगा। तो सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। विदेशों से शुद्ध आय, इस पर ध्यान दीजिएगा। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या है? विदेशों से होने वाली कुल आय माइनस कुल विदेशी व्यय का जो निष्कर्ष निकलेगा वो होगा शुद्ध विदेशी आय। तो शुद्ध विदेशी आय को जब हम इसमें जोड़ देंगे तो भी ये क्या बन जाएगी? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो चारों पॉइंट हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किए जाते हैं। आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान मूल्यों पर, वर्तमान मूल्य को क्या कहेंगे? चालू मूल्य, करेंट प्राइस। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई की वृद्धि पर की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की स्थिर दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है किसका? प्रश्न को बहुत सावधानी से फिर से पढ़िए कि जो चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय को क्या कहेंगे? पीसीआई एट करेंट प्राइस। पीसीआई एट करेंट प्राइस का मतलब है कि जब चालू मूल्य पर प्राप्त होने वाली राष्ट्रीय आय से जब प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है तो उसे पीसीआई करंट प्राइस कहते हैं। और यह अधिक होती है, यह अधिक होती है जबकि स्थिर मूल्य पर प्राप्त होने वाली प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम होती है। स्थिर मूल्य क्या है? आधार मूल्य या बेस ईयर को ही स्थिर मूल्य कहते हैं। वो कम होती है क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में क्या ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी मूल्य स्तर की वृद्धि, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति की वृद्धि, ऑप्शन डी वेतन दर की वृद्धि। देखिए दो ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मूल्य स्तर की वृद्धि और मुद्रास्फीति की वृद्धि। ये आया हुआ प्रश्न है, अक्सर ऐसे प्रश्न आप गलत करके आ जाते हैं। आपको लगता है आंसर आपका बी और सी में है, अगर समझ पा रहे हो तो बताएं। मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति की वृद्धि दर में राइट आंसर होगा मूल्य स्तर की वृद्धि दर। मुद्रास्फीति की वृद्धि दर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का मतलब है, हो सकता है मुद्रास्फीति माइनस में चली गई हो, ठीक है ना, अब वो धीरे धीरे बढ़ रही हो, लेकिन इसे मूल्य वृद्धि तो नहीं कह सकते ना। तो मूल्य वृद्धि का मतलब होता है महंगाई। जब महंगाई बढ़ जाती है उसके कारण प्रति व्यक्ति आय ज्यादा दिखाई पड़ती है। अगर प्रति व्यक्ति आय को करंट प्राइस पर निकाला जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय वास्तव में सही तभी पता चलेगी जब आधार वर्ष के मूल्यों पर उसको निकाला जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन बी मूल्य स्तर की वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का
अंश, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी स्थिर रहता है। तो मैं आंसर क्या होगा इसका वीडियो में आपने देखेंगे, रिवीजन कीजिएगा इसका। जब अर्थव्यवस्था विकास करती है तो जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर, सेवाओं का अंश यानी कि योगदान क्या होता है, घटता है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो प्राथमिक उत्पाद हैं या सॉरी क्वेश्चन पूछा है तृतीयक क्षेत्र, ये थोड़ा सा मुझे प्राथमिक क्षेत्र दिखाई दिया, फिर से इसको देखें। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर सेवाएं, ठीक है। तो सेवाओं का योगदान क्या होता है, सेवाओं का योगदान बढ़ता है, ऑप्शन सी होगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है जीडीपी में तृतीयक या सेवाओं का योगदान, टर्शरी सेक्टर का योगदान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो प्राथमिक वस्तुएं कच्चे माल के रूप में द्वितीयक क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं और द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं पर डिपेंड हो जाता है, तो सेवाओं का तीव्र विकास होता है और अर्थव्यवस्था या जीडीपी में सबसे ज्यादा जो धन आता है वह कहां से आता है, तृतीयक क्षेत्र से आता है। तो राइट आंसर होगा सी, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है, इनमें से कौन से या कौन कौन से कथन सही हैं। पॉइंट 1, यदि एक देश को इसके प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि का अनुभव हो रहा है तो उसकी जीडीपी आवश्यक रूप से बढ़ रही होगी। यानी कि अगर किसी देश का प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर उस देश का जीडीपी बढ़ रहा होगा, यह कथन में लिखा हुआ है। दूसरा कथन है, यदि एक देश ऋणात्मक स्फीति का अनुभव कर रहा है, ऋणात्मक स्फीति मतलब जब स्फीति में गिरावट हो रही हो, यानी कि स्फीति दर में निरंतर गिरावट, मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट, जब एक देश ऋणात्मक स्फीति का अनुभव कर रहा हो तो उसकी जीडीपी घट रही होगी। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं, आंसर होगा ऑप्शन सी। एक पहला और दूसरा दोनों सही है। मतलब अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है जीडीपी बढ़ रही होगी, तभी तो प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ी है। और दूसरा है कि भले ही जीडीपी बढ़ रही हो या जीडीपी स्थिर हो, फिर भी मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट होने से जीडीपी कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो उत्पादन है उसके मूल्य में कमी होने के कारण उत्पादन का जो मौद्रिक यानी कि उसका जब मोनेटाइज किया जाएगा वो कम होगा, तो जीडीपी घटती हुई दिखाई पड़ेगी। दोनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। पिछले 60 वर्षों में समय के साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ कुल उपभोग व्यय में खाद्य पदार्थों का अंश घटता जा रहा है। आपसे पूछा गया है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, वैसे वैसे उपभोग व्यय यानी कि जो हम अपने ऊपर खर्च करते हैं उसमें खाद्य पदार्थों पर किया जाने वाला खर्च कम होता जा रहा है। हम अपने खाने पीने पर दूसरी चीजों की अपेक्षा जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है वो कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऑप्शन ए, लोग खाद्य पदार्थों का क्रय कम करते गए हैं। ऑप्शन बी, लोग अपने खाद्य पदार्थों में गैर खाद्य मदों को अधिक पसंद करते गए हैं। ऑप्शन सी, खाद्य व्यय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कम रही है। ऑप्शन डी, समय के साथ जनसंख्या में गरीबों का प्रतिशत बढ़ा है। इसका राइट आंसर होगा आंसर बी। क्यों राइट आंसर होगा समझिए, आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि जब हम 5,000 रुपए कमाते थे तो उसमें उसका अधिकांश भाग 80-90% हमारे खाने पीने पर खर्च होता था, खाद्य पदार्थों पर खर्च होता था। लेकिन जब हमारी सैलरी 20,000 रुपए हो गई तो हम 80% उस पर खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब खाने पीने पर खर्च करने की एक लिमिट होती है। फिर उसके बाद आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, यानी कि जो कुल आय का एक निश्चित अनुपात जितना जब पहले खर्च किया जाता था खाद्य पदार्थ पर, उतना अब नहीं किया जाता, क्योंकि अब गैर खाद्य पदार्थों पर हम ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे हमारे जो बहुत सारे ऐसे पदार्थ, जैसे घरों का फर्नीचर खरीद लिया, कार खरीद लिया, शिक्षा पर व्यय कर दिया, घूमने फिरने पर खर्च किया, बहुत सारी लग्जरियस हमने सामान खरीद लिए। अब इन पर हम ज्यादा खर्च करते हैं अपनी इनकम का, क्योंकि खाद्य पदार्थों पर खर्च होने की एक लिमिट होती है, आप उससे ज्यादा उस पर खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा हम गैर खाद्य मदों पर व्यय करने लगे हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय का वितरण मापा जाता है, आय का वितरण
वितरण यानी कि जो इनकम है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उससे किसका संबंध है? ए फिलिप वक्र, बी लॉरेंज वक्र, सी मार्शल वक्र, डी लाफर वक्र। राइट आंसर इज लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र का सीधा संबंध आय वितरण से है। क्या है लॉरेंज वक्र? समझिए इसको। लॉरेंज नामक अर्थशास्त्री ने कर्व के आधार पर बताया आय वितरण और जनसंख्या के बारे में। जैसे मान लीजिए किसी देश की कुल जनसंख्या का जब उस देश की राष्ट्रीय आय में भाग दिया जाता है, ठीक है, बराबर बराबर बांटा जाता है, तो अगर राष्ट्रीय आय का समान वितरण किया जाएगा, अगर राष्ट्रीय आय का समान वितरण किया जाएगा तो ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जिसे कहा जाएगा समता रेखा। यानी कि जब किसी देश में राष्ट्रीय आय का समान वितरण होता है, सभी लोगों के पास बराबर बराबर मुद्रा पहुंचती है, तो इसको जब हम ग्राफ में दर्शाते हैं तो इससे एक सीधी तिरछी लाइन प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं समता रेखा। लेकिन जब किसी देश में आय का असमान वितरण होता है तो यह रेखा कर्व का रूप ले लेती है और एक कर्व प्राप्त होता है और इस कर्व को ही कहा गया है, कर्व को हिंदी में कहते हैं वक्र। और क्योंकि लॉरेंज नामक अर्थशास्त्री ने इसके बारे में बताया तो इसे कहा जाता है लॉरेंज वक्र। इसी कर्व को कहा जाता है लॉरेंज वक्र। और समता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच का जो गैप है इसको हम गरीबी अनुपात के रूप में दिखाते हैं, गरीबी के प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं। कुल मिलाकर के अगर किसी देश में आय का असमान वितरण होगा तो लॉरेंज वक्र के रूप में एक घुमावदार रेखा प्राप्त होगी और यह वक्र, यह कर्व समता रेखा से जितनी अधिक दूर होता जाएगा गरीबी में, या ये कौन सी गरीबी है? ये सापेक्ष गरीबी है। सापेक्ष गरीबी में उतनी ही ज्यादा, सापेक्ष गरीबी मतलब रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी में उतनी ही अधिक वृद्धि होती जाएगी जितना कि समता रेखा से लॉरेंज वक्र दूर होता जाएगा। और यह लॉरेंज वक्र समता रेखा के जितने करीब होता जाएगा सापेक्ष गरीबी में उतनी ही कमी होती जाएगी। जब लॉरेंज वक्र इसके और समीप हो जाएगा तो ये एक सीधी रेखा के रूप में आ जाएगा जिसे पुनः समता रेखा कहा जाएगा। तो लॉरेंज वक्र ने इसके बारे में बताया। आंसर होगा ऑप्शन बी। गरीबी चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से हम लोग डिफाइन करेंगे लॉरेंज वक्र को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है, भारत में राष्ट्रीय आय की जो समस्याएं हैं उनमें से एक क्या है? राष्ट्रीय आय से की गणना से संबंधित कौन सी एक समस्या है? अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचतों का निम्न स्तर, गैर मौद्रीकृत उपभोग। आंसर होगा ऑप्शन डी। जब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें कौन सी समस्या आती है? समस्या आती है गैर मौद्रीकृत उपभोग। समझिए इसको। जैसे मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपके खेतों में उत्पादन हुआ और उस उत्पादन का आधा हिस्सा आपने स्वयं उपभोग कर लिया और आधा हिस्सा बाजार में बेचा। जो सामान आपने बाजार में बेचा वो तो पता चला कि कितने रुपए का उत्पादन हुआ, लेकिन जो सामान आपने स्वयं उपभोग कर लिया गैर मौद्रीकृत यानी कि डीमोनेटाइज रहा, उसका मूल्य बाजार में पता नहीं चल पाया, तो उसको भारत की राष्ट्रीय आय में या भारत की जीडीपी में उसको कैसे शामिल किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि स्वयं के उपभोग के लिए जो वस्तुएं और सेवाएं हम निकाल लेते हैं उनका मौद्रीकरण नहीं हो पाता, इसीलिए उनकी गणना एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे इनको हमने कंप्लीट कर लिया। राष्ट्रीय आय की दोनों यूनिट मैंने पूरी करा दी हैं और राष्ट्रीय आय का पूरा मैटर आपको दिया। पूरी प्लेलिस्ट में चारों वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगे, इनको पढ़िएगा फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।